नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा की चुनाव में हार के बाद पिछले कुछ दिनों से विपक्षी गठबंधन यानी कि INDI में खटपट की खबरें काफी चल रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन खबरों पर मुहर लग गई है। ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में गठबंधन के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया है। एक निजी चैनल से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने 26 सहयोगी दलों को साथ लाकर एक मंच तैयार किया था, यानी कि INDI, लेकिन अब उसे चलाने वाले लोग गठबंधन को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, तो इसमें वो क्या करें। ममता ने कहा कि गठबंधन को एकजुट रखना उनका काम है, जो फ्रंट से इसे लीड कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मौका मिला, अगर जरूरत पड़ी, अगर किसी ने कहा, तो वो भी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। वो आसानी से सबको साथ लेकर के चलेंगी, बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वो बंगाल को छोड़ने को तैयार नहीं है। बंगाल से ही पूरे गठबंधन का वो संचालन आराम से कर लेंगी। उन्होंने कहा वो बंगाल में रहकर बेहतर ढंग से नेतृत्व कर सकती हैं। समझना ये भी जरूरी है कि आखिर INDI में इस भीतरी अशांति की वजह क्या है। ममता बनर्जी एक अकेली नहीं है जो कि इस वक्त इस गठबंधन से और खास तौर पर कांग्रेस से नाराज दिखाई दे रही है। आपको याद होगा कि अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, उसमें कांग्रेस ने जोर शोर से अडानी का मुद्दा उठाया, लेकिन दो पार्टियां इस प्रदर्शन से नदारद दिखी। पहली तृणमूल कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टी। ये एक अकेला मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र में भी अब समाजवादी पार्टी और शिवसेना UBT के बीच में खटपट शुरू हो गई है। शुरुआत तब हुई जब शिवसेना के एक नेता ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के ढहाने पर कहा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और बाला साहब ने कहा था कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद ढहाई है वो उन पर गर्व करते हैं। उसको लेकर के अबू आजमी ने आज ये घोषणा कर दी कि वो अब INDI का हिस्सा नहीं रह सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, वो नाराज काफी वक्त से चल रही थी। कुछ छोटे मोटे मुद्दे थे, सीट शेयरिंग को लेकर के खटपट चल ही रही थी। और अब जिस तरीके से संसद के अंदर सीटिंग बदली गई है और अवधेश पासी को पीछे की सीट में बैठा दिया गया है, उससे भी समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ असंतोष दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब INDI एक गठबंधन बचा भी है या नहीं। ये तो हाई लेवल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय राहुल गांधी जी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, इन सबके साथ बैठ करके और अन्य हमारे जितने सहयोगी दल हैं सबके साथ बैठ करके चर्चा करें। मीडिया के माध्यम से ना चर्चा करें, अपने बुला करके एक साथ बैठें, दिल्ली में बैठें या कलकत्ता ही बुला लें, वहां जाके बैठें, और अगर जैसा फैसला लिया जाएगा वो हमको मंजूर रहेगा। ममता बनर्जी एक योग्य नेता है। उनका दल भी लगातार भारतीय जनता पार्टी से लड़ता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बंगाल की अहम भूमिका थी उत्तर प्रदेश के साथ, जिसने इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी को पीछे जाना पड़ा। इसलिए इन हम लोगों का उनके प्रति समर्थन सहयोग हमेशा रहता है। अगर इंडिया गठबंधन के सारे घटकों में राय बनती है तो समाजवादी पार्टी को कोई समस्या नहीं होगी। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कलकत्ता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। I do not know what she means exactly, but one should understand what is the objective of India Bloc. All leaders came together and declared their common resolve to fight together and defeat BJP in order to save the nation. Desh Bachao, BJP Hatao. That was the common resolve. अब जाहिर सी बात है, इस खटपट पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बैठे बिठाए उनको मुद्दा मिल गया, पर समाजवादी पार्टी और TMC नहीं, उन्होंने निशाना साधा है राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर ही, ये कह के कि ये दिखाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व गठबंधन में पूरी तरह से फेल है। का पूरा जो गठबंधन है वो ये समझता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। ये सब के सब लोग इंडिया अलायंस में जनता के लिए नहीं लड़ रहे, ना जनता के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट ये दर्शाता है कांग्रेस को, जनता छोड़िए इंडी अलायंस के नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी पर विश्वास नहीं है।
भानुमति के कुंभ में सत्ता संघर्ष चल रहा, कभी सपा, कभी डीएमके, कभी शिवसेना और अब टीएमसी की ममता बनर्जी भी इस संघर्ष में शामिल हैं और सभी अपना अपना राग अलाप रहे हैं। अगर एक विवेकहीन नेता राहुल गांधी के भार से पूरी तरह कांग्रेस और गठबंधन दब चुका, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक लाइबिलिटी से ज्यादा कुछ नहीं। खानदान अनेक, ख्वाहिशें एक, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर मेरे अरमान कम निकले। तो ऐसे बहुत सी ख्वाहिशें हैं। हर व्यक्ति जो है वो अब आगे की तो कोई संभावना दूर तक उनको जो है वो दशकों नहीं दिखाई पड़ रही है, तो इसलिए कम से कम गठबंधन के ही जो है मुखिया बन जाए। तो ऐसे में अड़ी के आज के प्रश्न है बिल्कुल सीधे, क्या एनडीए के लीडर पर ममता बनर्जी को भरोसा नहीं है? क्या इंडिया को अब नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है? और क्या इस गठबंधन को ममता की लीडरशिप कबूल होगी? हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित, बादल देवनाथ, नेता तृणमूल कांग्रेस, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी। सारे सवाल तो आप ही से ज्यादा होंगे आज। वरुण पुरोहित जी, क्या हो गया? ये नो ट्रस्ट वोट तो बाकी लोग देते हैं, आज नो ट्रस्ट मोशन अंदर से ही आ गया। पद्मजा जी, नो ट्रस्ट मोशन नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव क्रिएट करती जाती है। क्यों 4 जून को जिस प्रकार से 24 का लोकसभा इलेक्शन इनको 400 पार कर रहे थे, मोदी की गारंटी हो तो सब भूल गए। तो इनको जो है कांग्रेस और राहुल गांधी परिवार को निशाना क्यों करते हैं? गांधी परिवार को निशाना इसलिए करते हैं, अगर मान लीजिए राहुल गांधी नहीं चुनाव जिता पा रहे तो इनको क्या दिक्कत, नहीं लेना चाहिए नाम। गांधी परिवार ने शहीदी दी और जनता पूरे भारत के अंदर किसी के प्रति विश्वास है तो गांधी परिवार के प्रति है। अब इंदिरा गांधी का अक्स भी आ गया पार्लियामेंट के अंदर, तो इन पे घबराहट है। ममता बनर्जी को विश्वास नहीं है, पूरे देश को विश्वास है, आपको विश्वास है, ममता बनर्जी को विश्वास नहीं है। नहीं, ममता बनर्जी को भी विश्वास है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस की पदाधिकारी है, कांग्रेस से निकले हुए, कांग्रेस शब्द का उपयोग करती है, इसलिए ममता बनर्जी को कंट्रोवर्सी ये बीजेपी करना चाह रही है। वरुण जी, सबसे जरूरी शब्द इसमें आपने इस्तेमाल किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकली हुई हैं, वही तो निकली वो पहले, और अब कह रही है कि मैं निकल गई, बाकी भी निकल जाओ। नहीं, कोई नहीं निकल रहा, ये कांग्रेस शब्द का ही उपयोग करती हैं, यूथ कांग्रेस की महामंत्री रहे इंडियन यूथ कांग्रेस की, इसलिए ये करना कि वो भारतीय जनता पार्टी को, तो देखिए मैं कह रहा हूँ ना, इनको तो फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है। कैसे न कैसे कांग्रेस की जो बात अपन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज, कांग्रेस पार्टी की तो आधी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हो गई। कांग्रेस, जैसे राहुल गांधी ने कहा था एक बार कि कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस पूरी देश की आत्मा में कांग्रेस बसा हुआ है। कांग्रेस शब्द के उपयोग बगैर ना तो राजनीति कर सकता कोई, ना क्रिटिसाइज करेंगे, चाहे पॉजिटिव बोलेंगे, कांग्रेस शब्द लेंगे, कांग्रेस के नेता लेके सरकारें बनाएंगे, कांग्रेस के लिए कुछ बोलेंगे। भाई खुद के पास फैक्ट्री थी तो आप खुद की जो प्योरिटी थी अटल जी अडवाणी जी के टाइम, मैंने कई बार कहा, आप मेंटेन करते, अपने खुद के नेता लाते, तो नेता है नहीं ना, इसलिए कांग्रेस की आवश्यकता है। और गांधी परिवार, मैंने कहा ना, भारतीय जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हुई है, डेमोक्रेसी आई भारत में, उसके बाद से गांधी परिवार जो है भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनको क्या परेशानी, मैं समझ रहा हूं कि अगर कांग्रेस नहीं जीत पा रही है उनके कारण, तो आपको उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं। दिन भर आप देख लो, सुबह से शाम तक भगवान का नाम नहीं लेते, दिन भर राहुल गांधी का नाम लेते हैं। ये तो पार्टी देखेगी। राहुल गांधी को नेतृत्व तो इस समय है नहीं, नेतृत्व तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है पार्टी के अध्यक्ष, वो तो पार्लियामेंट में नेता है, वो तो जनता ने बनाया उनको विपक्ष का नेता। कांग्रेस जनता जिसको चुनती है वो नेता बनता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए है, राहुल जी के लिए नहीं है? नहीं, किसी के लिए नहीं है। आप, मैं बताऊंगा क्या होता है जब खनखनाट की बात आप कर रहे हो। प्लास्टिक के बर्तन तो है नहीं, मेटेलिक बर्तन होगा, जितना मेटल पुराना होता है ना उतना वो बहुत बढ़िया माना जाता है। सोना चांदी जितनी पुरानी होगी, सोना गोल्ड जितना पुराना होगा उतना अच्छा माना जाता है, तो जितनी पुरानी पार्टी उतनी गोल्ड है। सर, बर्तन खड़कते ही रहेंगे तो चाय कब बनेगी? खड़क के टूट ना जाए बर्तन। नहीं, चाय बनाते हैं ना पद्मजा जी, जब भी खड़कते हैं चम्मच से हिलाना ही पड़ता है। नहीं बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, मेटेलिक बर्तनों में बहुत अच्छी बनती है। प्लास्टिक के बर्तनों में तो पूरे देश को पता है किस प्रकार से चाइनीज मॉडल गोलगप्पे का चल रहा है देश में। अच्छा, शिवम त्यागी, बताइए आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप खुश होइए ना, सुबह शाम क्यों राहुल गांधी जपते रहते हैं आप? क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। यही तो कहते थे कि बहुत महान नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मोदी जी की कुर्सी हिलाकर रख दी है, कॉन्फिडेंस हिलाकर रख दिया है और न जाने क्या क्या कर दिया है। अब इतने सारे चुनाव हार गए, आपने पूछा कि भाई ये मैंडेट क्या, मतलब राहुल जी के लिए नहीं है, खड़गे जी के लिए? नहीं, ये खड़गे जी के लिए भी नहीं है,
ये इसके लिए उसके लिए, भाजपा के लिए। हमें और सीख लेने की जरूरत है, और ज्यादा चुनाव जीतने की जरूरत है, और आप ऐसे ही चाय बनाते रहिए, ये सब करते रहिए। खैर, मैं विषय पर आता हूं। इस देश में इनकॉम्पिटेंट लीडर्स की अगर कोई लिस्ट बने तो उसमें से राहुल गांधी सर्वोपरि हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि इंडिया अलायंस सुचारू रूप से चल नहीं रहा है जिस तरीके से चीजें हुई हैं। हालांकि मैं राज्य से बाहर जाना नहीं चाहती, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगी। ममता बनर्जी का भी इसमें इंटरेस्ट है। ममता बनर्जी भी एक जमाने में जो है टीएमसी अन्ना हजारे के कंधे पर चढ़कर दिल्ली आई थी, लेकिन रैली फ्लॉप हो गई, फिर 4 कंधों पर चढ़कर वहीं से सीधा निगमबोध घाट चले गए। तो वो अभी जो मन है वो तो अभी पूरा उम्मीद में रखे हुए हैं कि कहीं ना कहीं स्कोप बनेगा। छोड़ दीजिए फिर इस बात को। अखिलेश यादव पहले ही इस स्थिति को क्लियर कर चुके हैं, जिस तरीके से पहले महाराष्ट्र में टसल हुआ, फिर उसके पहले हरियाणा में टसल हुआ, उसके बाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अखिलेश यादव ने आपको बदला पूरा करना था, बेइज्जती हुई थी। मध्य प्रदेश के चुनाव में जब उनको कह दिया था अखिलेश वखिलेश, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके यहां पर वो क्या बोलते हैं उसका, वो शोले वाला ठाकुर बना दिया, उनका हाथ वाला सिंबल ही छीन लिया। कहते नहीं नहीं, हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको। ये एक दूसरे से दिन रात ये लड़ते ही तो रहते हैं। इंडिया अलायंस वो बीरबल की खिचड़ी है जो कभी बनी ही नहीं थी, ना बन सकती। जबरदस्ती 2 चुनाव एक साथ लड़ लेने से अलायंस नहीं कहलाता है। आप मुझे कोई एक कंसोलिडेटेड चुनाव बता दीजिए जो इन्होंने अपने उसमें लड़ा। अब आम आदमी पार्टी एकनाथ शिंदे कोप भवन में बैठते हैं, आप कहते हैं ये इंटरनल डेमोक्रेसी है। अरे वहां पे भी बर्तन है, खड़क रहे हैं थोड़ा सा, और हार के बाद तो थोड़ा सा होता है ना आपसी खटपट, अंत में आकर के सब साथ में लड़े ना चुनाव। देखिए पद्मजा जी, घर की लड़ाई चलती रहे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक दूसरे को मारते पीटते हुए, लाठियां बजाते हुए सड़क पर आ जाते हैं तो वो घर का नहीं रहता। ये घर का नहीं है, और ये तो पहले चुनाव से है। एक होता है कि चलिए किसी जगह पर कोई 1% कोई नाइत्तेफाकी हुई, या फिर एक जगह कोई सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय लगा हो, फिर साथ में आ गए हो, वो सब चलता है गठबंधन में। लेकिन इनका तो शुरुआत देखिए ना, मध्य प्रदेश में आपस में समाजवादी से लड़ाई, अगर हरियाणा की बात करें तो फिर वहां पर आकर समाजवादी से लड़ाई, अगर उसके बाद अगर अब दिल्ली का चुनाव आया तो आम आदमी पार्टी ने आते ही कह दिया कि हम जो है अलग चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो वहां पर जो है कांग्रेस का सिंबल ही नहीं मिला। हर चुनाव में तो यही हाल है इनका। और इंडिया अलायंस की क्रेडिबिलिटी पर, राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी पर कोई एक नेता मुझे ऐसा बता दीजिए जो विश्वास करता हो, जो मानता हो। नहीं मानते। बादल देवनाथ बनर्जी भी नहीं मानती, कोई भी नहीं मानता। और अल्टीमेटली जो हम कहते हैं कि राहुल गांधी इस देश के सबसे कमजोर, इनकॉम्पिटेंट और नाकारा नेता हैं, वो इनके अलायंस पार्टनर्स ही कह रहे हैं। अब तो इसमें कोई नाइत्तेफाकी वाली बात ही नहीं रहेगी। बादल देवनाथ, आप इंडिया अलायंस की कम कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी, अपनी भी कम कर रहे हैं। ममता दीदी 1989 राजीव गांधी के मंत्रिसभा में था। शिवम का तब उस समय शिवम का जन्म भी नहीं हुआ था। अन्ना हजारे के बात बोल दिया, और अन्ना हजारे के पीठ पर चल के क्या क्या बोल दो, वो उन्हें जल्दी, वो तो जल्दी कहते हैं, वो तो एक बार धीरे धीरे कुछ बात बोलते नहीं। और दूसरा बात है, राजीव गांधी के मंत्रिसभा, नरसिम्हा के मंत्रिसभा और वाजपेयी जी के मंत्रिसभा में ममता दीदी ने था, और 6 साल ममता दीदी के साथ वाजपेयी के एनडीए गठबंधन में था ममता दीदी। तो शिवम का उस समय जन्म नहीं हुआ, तो शिवम जो भी मन में आ रहा है वही बोल रहा है। अरे आपने पूरा बायोडेटा क्यों दे दिया ममता जी का? आप सवाल का जवाब दीजिए ना। वैसे भी युवा ही कमाल कर रहे हैं, 44 साल के युवा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। गया वो जमाना भाई, अब कब तक बताते रहो। दूसरा बात है, अन्ना हजारे कहा है कब आंदोलन किया, इसको भी पता है, मुझे भी पता है। अन्ना हजारे पीठ पर कब चलेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ममता दीदी ने कहा एक चैलेंज में कुछ वक्तव्य मैं भी देखा, 1.5 घंटा का वक्तव्य उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें ये तो बात सही है मैडम। कांग्रेस को जब 55 से 99 सीट जब मिल गया लोकसभा में, तब से कांग्रेस के अंदर थोड़ा अहंकार आ गया। किसी के साथ बात करना, कि एक साथ चलना। यूपी में देखिए 9 सीटों में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय में भी अखिलेश भैया के साथ ठीक से बात नहीं किया, गठबंधन ठीक से नहीं हुआ। हरियाणा में हारना, महाराष्ट्र में बुरी तरह से हारना, ये तो राहुल गांधी को और सोनिया गांधी जी को, खड़गे जी को सबको पता है। लेकिन जो गठबंधन हुआ, ममता दीदी ने जो इंडिया अलायंस, इंडिया नाम जो दिया, उसमें सबको एकजुट करने का कोशिश किया। और ममता दीदी ने 2 साल पहले बार कहा, मेरा काम है सबको एकजुट काम करना, यही बात था ममता दीदी का। लेकिन एकजुट करने के बाद ये लोग लड़ नहीं पा रहे, और इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा मुद्दा है मोदी जी के सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, और इसको लेके जो पूरा देश के अंदर जो आंदोलन करना, चलना, सबको लेके चलना, ये तो सब जानते हैं। और कांग्रेस के अंदर थोड़ा अहंकार आ गया, ये सबको पता है, मेरे भी पता है, और दीदी को। लेकिन दीदी ये नहीं कहा जब मैं बंगाल छोड़ के और ऑल इंडिया में मैं नेतृत्व दूंगा। लेकिन हो सकता है
वो बोलेगा मैं चला सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। ममता जी ने ये भी कहा वो लोग जो कर रहे हैं करने दीजिए, मैं बंगाल में खुश हूँ और बंगाल के कल्चर के साथ मैं जितना जब तक मेरा उम्र है तब तक मैं रहूंगा। ममता दीदी ने कह दिया बंगाल को छोड़ के ममता दीदी कोई कहीं नहीं जाएगी। नहीं, लेकिन ममता बनर्जी और उनके प्रवक्ता अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस अहंकारी हो गई है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तो ये सबसे ज्यादा अहंकारी थे। ममता बनर्जी ने कह दिया था 2 से ज्यादा सीटें नहीं होंगी, लेने तो लो वरना जाने दो। वो भी तो ऐसे ही कह रहे थे। सब एक दूसरे को यही तो कह रहे हैं शुरुआत चुनाव से। देखो शिवम, बंगाल में कांग्रेस का कोई आंदोलन, देखिए जो भी हो रहा, डॉक्टर को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, जो भी हो रहा है, कांग्रेस कहीं पर नहीं है बंगाल में। नहीं तो और वही कांग्रेस आपको कहती है बाकी के हिंदुस्तान में कि आप क्या ही करेंगे, आपके बस की नहीं है कुछ। तो कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, भी तो बस की नहीं है। आप तो 500 लोग नहीं जुटा सकते दिल्ली में। प्रदेश कांग्रेस कोट है, बंगाल के लोग जानते नहीं है। बादल जी, बंगाल में कांग्रेस नहीं है। बादल जी बंगाल में है, नहीं बंगाल में है, लेकिन दिल्ली में तो आपके नेता के नाम पर 500 लोग नहीं जुटते। क्या करें फिर? वो आपको कहेंगे ऐसे? नहीं, दिल्ली में 500 लोग जुटते नहीं, ऐसा मत बोलो। दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, बंगाली लोग बहुत है, पूरे विश्व में। अभी दिखे तो नहीं, जहाँ पर जगह वहां पर बंगाली लोग खड़ा हो जाए। अभी दिखे तो नहीं, कैंडिडेट भी खड़ा नहीं कर पाते आप तो। बंगाली मतलब मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध जो भी है बंगाल, एक राज्य में सीटें लेके प्रधानमंत्री बनना है सबको। जहाँ पर ममता त्यागी आपस में यहाँ पर लड़ रहे हैं, आप और आग लगा रहे हैं जा जाके हर पार्टी के अंदर। एक सेकंड, थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश मैं तो सही से लगा नहीं पा रहा हूँ और लगाना चाहता हूँ मैं। हाँ नहीं ठीक है, पर ये बात भी सच है सर, चाहे आप जितना खरी खरी सुना लें कांग्रेस को हर्षवर्धन जी, बात ये भी है कि तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में जाके चुनाव लड़ा, कुछ नहीं कर पाए। असम में जाकर के चुनाव लड़े, कुछ नहीं कर पाए। भले से ही हाल फिलहाल में कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा ना रहा हो, पर नेशनल फुटप्रिंट वाली पार्टी तो कांग्रेस ही है। सबसे ज्यादा विपक्ष में लोकसभा में किसी की सीटें हैं तो वो कांग्रेस ही है। क्या ममता बनर्जी का, या पहले जैसे नीतीश कुमार कहते थे, बार बार कांग्रेस को खरी खोटी सुनाना गठबंधन के लिए अच्छा है? क्या कांग्रेस के नेतृत्व के बिना विपक्षी गठबंधन चल सकता है, सर्वाइव कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता पद्मजा जी। और ममता बनर्जी का ये कोई नया स्वभाव नहीं है। ममता बनर्जी क्या किसी गठबंधन में आज तक रही हैं ठीक से? क्या अब ठीक है अटल जी की सरकार में वो मंत्री रही, लेकिन जब जिस सरकार में वो रही उस सरकार को कितना सहज असहज करती रहती हैं वो भी ध्यान में लोगों के। पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी थी तो कांग्रेस और कम्युनिस्टों को भी साथ नहीं लेके चल पाई। और अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट थोड़ा सा अच्छा लड़ गए होते तो जब 3 से 77 भारतीय जनता पार्टी पहुंची थी तो हो सकता है कि समीकरण बदल गया होता। वो तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट एकदम से कमजोर हो गए, इसलिए ममता बनर्जी आज इतनी शेरनी दिखती हैं, इतनी ताकतवर दिखती हैं। लेकिन चलिए गोवा छोड़ दीजिए ना, सटे हुए पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या कर लिया? झारखंड में कौन सा 1-2 विधायक या सांसद जितवा लिया? मुझे लगता है कि ये जो कहना कि कोई विपक्षी गठजोड़ बनेगा वो कांग्रेस के बिना बन जाएगा, ये मतलब दीवा स्वप्न है, खाम ख्याली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, राहुल गांधी पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर मैं सहमत हूं कि 20 साल हो गए। आप भले कहें कि भाई वो तो तब नहीं थे, तब सोनिया जी थी, फिर उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, वो पार्टी में आए, फिर प्रभारी बने, वो सब अलग बात है। 20 सालों से राहुल गांधी लीडरशिप पोजीशन में हैं। जितने तरह के प्रयोग करने थे, कांग्रेस संगठन को लेकर, एनएसयूआई को लेकर, यूथ कांग्रेस को लेकर, इंटेलेक्चुअल विंग को लेकर, नैरेटिव को लेकर, सब उनको करने की खुली छूट दी गई। उसके बावजूद अगर वो यहीं खड़े हैं तो कुछ जो मुश्किलें हैं उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए लोकसभा चुनाव के पहले कैसे गठजोड़ बनेगा, कौन नेता होगा, क्या होगा, वो तय नहीं कर पाए। अंत में नीतीश कुमार पार्टी छोड़कर चले गए। आप चाहे जो कहें, अगर नीतीश कुमार उस गठजोड़ के साथ रहते तो पता नहीं, हमें से कोई जानता नहीं भारतीय जनता का मूड, लेकिन हो सकता है कि परिदृश्य दूसरा होता। चलिए उसको छोड़ दीजिए। हरियाणा में वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं थे, किसी को साथ लेने को तैयार नहीं थे। उनकी जो कैंपेन थी वो अपनी स्टाइल में चल रही थी। महाराष्ट्र में वो कहीं दिखे नहीं, झारखंड में उस तरह से दिखे नहीं, उनकी कैंपेन कहां थी, वो गायब से थे। और चलो वो सब छोड़ दो, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी कि अखिलेश यादव
ममता बनर्जी या जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबको साथ लेकर बैठते, पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने के पहले बात करते, एक नेता की तरह व्यवहार तो करते। उनको लगता है बढ़िया वो व्हाइट टी शर्ट पहन के निकलो तो थोड़ा लोग यूथ से रिलेट करेंगे, उसी में काम बन जाएगा। ऐसे होता नहीं भैया, समय चला गया इस तरह की पॉलिटिक्स का। 99 पे जरूर पहुंचे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक तरह मैं सहमत नहीं लग गई है, इसके आगे कहां जाए। नहीं, इतनी जोर का जो बिल्कुल सुनाई दिया वो बादल देवनाथ की तरफ से आया था जी। बादल जी, आपने इतनी जोर से बिल्कुल बोला, चलिए तो आप समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पेच फंसा कहाँ पे हुआ है। शिवम त्यागी सहमत नहीं है, जल्दी से आप बताइए शिवम त्यागी। तो मैं राजेश जोशी के पास जाना चाहता हूँ। मैं तो हर्षवर्धन जी से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ नेता का काम चुनाव जीतना थोड़ी ना। 89 चुनाव हार गए तो आप उनको ऐसे बिल्कुल एक तरफ कैसे कर देंगे? उनकी रीलों में कोई कमी हो, बॉडी में कोई कमी हो, ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कोई कमी हो, वीडियोज अच्छे ना निकलते हो, बोलते अच्छे ना हो, कोशिश अच्छी ना करें, कोई बात नहीं, 150-200 चुनाव बाद हो जाएगा सही भाई। अब अगर एक राज परिवार के व्यक्ति हैं इस देश में, दुनिया में कितने कितने नेताओं ने कितने कितने चुनाव हारे, राहुल गांधी को इस तरीके से बिल्कुल क्रिटिसाइज करना उचित नहीं है। रहना चाहिए उनको कम से कम और 20-30 साल यहीं पर। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, अभी हम 4 महीने पहले की बात करें जब 99 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी के, तो यही राहुल गांधी थे जिन्होंने संविधान हाथ में लेकर के पूरा कैंपेन और भारत जोड़ो यात्रा की थी। तो उस वक्त वो चढ़ता सूरज थे, हर कोई उनको सलाम कर रहा था। अब उनकी सारी कमियां तृणमूल कांग्रेस भी निकाल रही है। आप भी पद्मजा जी, ऐसा नहीं है। मैं ग्रेजुएशन करके 2-3 साल बाद आया था, तो जब उनका लॉन्चिंग हुआ था पॉलिटिक्स में, तब भी उनका ऐसा ही हाल था। तब भी जब वो यूपी में आते तो हमारे इधर चारों तरफ ऐसा माहौल बनाया जाता था कि पता नहीं कौन आ गए, इतने महान नेता जिसने अभी तक 8-10 लोकसभा चुनाव जीत लिए हो और वो देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। उनके जो आसपास की जो लॉबी है, माहौल ऐसा हमेशा बना देती है। बट इस बार माहौल की नहीं, इस बार सीटों की बात है। सीटें डबल हुई है। नहीं, सीटों का कांग्रेस का तीसरा, अपनी पूरी आजादी के बाद से और पहले तक का, अब तक का तीसरा सबसे बुरा प्रदर्शन है, वो भी उन्हीं के नाम है। ठीक है, एक सेकंड बादल जी, इससे पहले कि आप रिस्पॉन्ड करें, मैं कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं और फिर राजेश जोशी जी के पास जाऊंगी। अभी बात की जा रही है कि एक ओवरहॉल की क्या गठबंधन को, विपक्ष को जरूरत है और क्या जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि पहले एक सीरियल आता था कमजोर कड़ी कौन, उसमें नीना गुप्ता कह देती हैं आप है कमजोर कड़ी, आप जा सकते हैं, नमस्ते। तो सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है, उसको देखने के लिए कुछ आंकड़े अगर आप समझे तो ये साफ हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो उसमें कुछ सीटें थी जहां पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने थे। महाराष्ट्र चुनाव में 6 पार्टियां लड़ रही थी, मुख्यतः 6 पार्टियां लड़ रही थी, पर कुछ ऐसी सीटें थी, 75 सीटें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी। उसमें देखिए कांग्रेस सिर्फ 10 सीटें जीत पाई और भारतीय जनता पार्टी 65 उन सीटों में से जीती। वोट शेयर की अगर आप बात करो, आपको पता है कि इनमें से 6 सीटें ऐसी थी इन 75 में से जहां कांग्रेस दूसरे पोजीशन पे भी नहीं थी, तीसरे पोजीशन पे थी 75 में से। पूरे राज्य में बीजेपी का वोट शेयर 27% था तो कांग्रेस का सिर्फ 12% था। पर अगर आप वो हेड टू हेड वाली सीटें देखें तो उसमें वोट शेयर देखिए, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर थी वहां बीजेपी का वोट शेयर था 51% और कांग्रेस का 34%। तो यहां पर कांग्रेस के बिना विपक्ष नहीं रह सकता राजेश जी, पर क्या जो कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व है वो है सबसे कमजोर कड़ी, और यही ममता बनर्जी बोल रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई पेश कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर पेश कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो अपने दुश्मन की शिनाख्त करने में माहिर है। उनके निशाने पर राहुल गांधी ही रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है राहुल गांधी की अपील वायनाड से लेकर के कश्मीर तक है, कांग्रेस पार्टी की अपील वायनाड से लेकर कश्मीर तक है, और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी उनकी अपील है, प्रेजेंस है। इसलिए वो फोकस हटाना नहीं चाह रहे। मेन फोकस राहुल गांधी और ब्रॉडर फोकस जो है वो कांग्रेस पार्टी की है। अब देखिए, कांग्रेस का फ्लॉ ये है कि ये जो भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, इनके एसेंस में देखिए, ममता बनर्जी कांग्रेस का विरोध करके निकली है, शरद पवार कांग्रेस का विरोध करके निकले हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ है, लालू यादव वगैरह, सब लोग कांग्रेस एंटी कांग्रेसिज्म से निकले हुए लोग। ये तो साथ आए थे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक इस तरह की आंधी शुरू कर दी थी कि इन विपक्ष की पार्टियों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया था। अब जब पतवार जो है वो चलाते चलाते भी नाव पार नहीं हो पा रही है, 99 सीट आ गई कांग्रेस की, लेकिन उसके बाद जब उसके पास पूरा मौका था हरियाणा और महाराष्ट्र को जीतने का, वो नहीं जीत पाई कांग्रेस।
इस वजह से ये रेस्टलेसनेस जो क्यों नहीं जीत पाई, क्यों नहीं जीत पाई? वीकनेस कहाँ पे है, कमजोरी किधर पे है? यही तो ममता बनर्जी बोल रही हैं। कमजोरी बिल्कुल नेतृत्व की कमजोरी है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने कमजोरी दिखाई। हुड्डा को ये बात कई बार रिपीट की जा चुकी है कि हरियाणा पूरा हुड्डा को सौंप दिया। महाराष्ट्र में उन्होंने ये अपने जो पार्टनर्स हैं उनको उनकी इज्जत नहीं बख्शी। यूपी में जो है समाजवादी पार्टी की वजह से जीत मिली, कोई कांग्रेस की वजह से जीत नहीं मिली। अयोध्या में जो जीते हैं वो समाजवादी पार्टी की वजह से जीते। लेकिन अब ये देखिए, ठीक है कांग्रेस की इनहेरेंट कमजोरी है, राहुल गांधी की कमजोरी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पदयात्रा करके अपनी इमेज बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी में घबराहट हो गई थी। लेकिन एक बात ये देखी कि संघ परिवार में भी झगड़ा हुआ था। आरएसएस और बीजेपी में झगड़ा हो गया था। उसकी खूबी यह है कि अपने झगड़े को वो जब हार जाते हैं तो वापस परिवार इकट्ठा हो जाता है। संघ ने कॉम्प्रोमाइज किया, भारतीय जनता पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज किया, इसलिए वो दोनों साथ हो गए और महाराष्ट्र में हरियाणा में आपको रिजल्ट सामने आया। इन दोनों राज्यों में यह भी कहा गया कि कई बड़े पैमाने पर बंगलिंग हुई है, ये आरोप विपक्ष लगाता रहा है, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। ठीक है वरुण पुरोहित, आपने सबकी बातें सुन ली। खटपट हर जगह होती है, पर अहंकार, और ये फिर से तृणमूल कांग्रेस कह रही है, एक अहंकार है कि गलती भी नहीं मानेंगे और दूसरे को खरी खोटी सुना देंगे। पद्मजा जी, अभी बार बार बात हो रही राहुल गांधी सिर्फ नेतृत्व में चुनाव हारे, तो क्या अटल जी अडवाणी जी जिंदगी भर चुनाव हारते रहे थे? क्या वो फेलियर थे क्या? सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लिया जाए। मैं तो नहीं कह सकता अपने वरिष्ठ लोगों को ऐसे फेलियर। चुनावी राजनीति है, कोई जीतता है कोई हारता है। अटल जी भी हारे, प्रधानमंत्री बने, इंदिरा जी भी हारी, फिर वापस बैक कर गई प्रधानमंत्री। तो ये जो नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, इमैच्योर स्टेटमेंट्स हैं कि राहुल गांधी हार गए और उनका कोई नेतृत्व नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है, तो फिर दूसरों के लिए भी आप ऐसे कह सकते हो। मैं नहीं, आप ममता बनर्जी को इमैच्योर कह रहे हैं। बार जो डिस्कशन हो रहा है पूरी, आपने देखा होगा आप भी। नहीं, मैंने ममता बनर्जी जी को नहीं कहा है, जो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है उस पे कह रहा हूँ। ममता बनर्जी तो मैंने कहा ना कांग्रेस से, हम तो डिस्कस ममता बनर्जी को कर रहे हैं, शब्द का ही उपयोग करते हैं। हमने अपने से थोड़ी ना बोला है कि ये सवाल उठाने चाहिए। ये तो ममता बनर्जी ने क्योंकि इंटरव्यू दिया इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। भारतीय जनता, ममता बनर्जी तो लोकसभा चुनाव से पहले हीरो बता रही थी राहुल गांधी को। बताया था कि नहीं बताया था कि मेरे हीरो है राहुल गांधी? तो ये सब चीजों में नहीं जाता हूँ। ममता बनर्जी कांग्रेस शब्द का ही उपयोग करती है। ये गलत है ना, चुनाव से पहले आपने हीरो बोल दिया, चुनाव के बाद आप जीरो बोल रहे हैं, ये तो अवसरवादिता है। बादल देवनाथ, ममता दीदी राहुल गांधी को हीरो कब बोला मुझे पता नहीं, लेकिन मैडम एक बात तो है, क्रिकेट आप देखते हैं ना मैडम, जो क्रिकेट जब सचिन तेंदुलकर जब ओपनिंग करेंगे, रानर्स सौरव गांगुली को अच्छा लगता है। जब सौरव गांगुली ओपनिंग करेंगे रानर्स, तो वीरेंद्र सहवाग को अच्छा लगता है। जहां पर मोदी जी है तो वहां पर विरोधी नेता राहुल गांधी अच्छा नहीं लगता है। देश भी जानता है। अभी वरुण पुरोहित ने बिल्कुल सही कह दिया, इनमैच्योर एक शब्द उन्होंने कह दिया। ये इनमैच्योर तो है, कुछ तो है उनके अंदर जो सबको लेके नहीं चल सकता, कुछ तो है। आज भी मैं मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, सोनिया गांधी, कांग्रेस शब्द का उपयोग क्यों करते हो? देश के अंदर सबसे अनुभवी है, पूरे देश के अंदर सबसे अनुभवी है। वो 3 बार का सीएम, ममता दीदी भी 3 बार के सीएम, लेकिन सोनिया गांधी जैसे राजीव गांधी जाने के बाद जैसे कांग्रेस को चला रहे थे, जैसे समय राव के समय से, राजीव गांधी के समय से चला रहे थे, उनका इतना अनुभव है। नाराज हो गए वो, आपने इमैच्योर शब्द का इस्तेमाल किया। कम उम्र लोगों को विरोधी नेता बना देंगे कांग्रेस के अंदर से, डिमांड है, लेकिन इस डिमांड्स में देश के लोगों के पास पहुंचना, जितना भी भारत जोड़ो आंदोलन का भी, लेकिन लोगों के मन में पहुंचना चाहिए। आप जो कह रहे हैं उस शब्द में लोगों के अंदर उसका शब्द नहीं पहुंच रहा है, तो वोट नहीं। आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में इतना बड़ा इलेक्शन राहुल गांधी, वरुण पुरोहित, और देखिए वो फिर से कह रहे हैं कि अगर सामने बॉलर नरेंद्र मोदी हो तो बैट्समैन सौरव गांगुली के साथ कोई वीरेंद्र सहवाग जैसा होना चाहिए। अभी की जो ओपनिंग जोड़ी आपने रखी है अच्छी नहीं है। मजा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, इमैच्योर स्टेटमेंट्स होते हैं। पॉलिटिक्स कोई क्रिकेट का खेल नहीं होता है, कोई बास्केटबॉल का खेल नहीं होता, स्विमिंग नहीं होता। उदाहरण समझने के लिए बहुत गहराई और बहुत बौद्धिक और मानसिक क्षमता चाहिए। अरे भाई, आप काय का उदाहरण दे रहे हो? आप कांग्रेस शब्द का प्रयोग क्या कर रहे हो? आप क्या उदाहरण दे रहे हो? क्रिकेट राजनीति में क्रिकेट होती है क्या?
राजनीति ऐसे खेल से चलती है? ऐसी बातें करते हो? राजनीति बहुत बौद्धिक क्षमता चाहिए, गहराई चाहिए, सोच की सूझबूझ चाहिए, गहराई चाहिए। चाहे जैसे स्टेटमेंट दे दिए वो नहीं चाहिए होता है राजनीति के अंदर। इसलिए मैंने मैच्योरिटी वर्ड का प्रयोग किया है। जो आप बोल रहे हो ममता दीदी के बिहाफ पर, यू आर शोइंग योर इमेच्योरिटी, यू आर शोइंग योर इमेच्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ ममता बनर्जी। कांग्रेस शब्द का उपयोग करना बंद कर दो फिर आप। किसने कहा आपको कांग्रेस शब्द का उपयोग करते हो? नहीं, एक सेकंड, आप इमेच्योरिटी की बात कर रहे हैं। मैं आज भी डिस्कशन में कांग्रेस का हो रहा है डिस्कशन। एक और डेटा आपको दिखाना चाहती हूं। अब हम देखते हैं हरियाणा के नतीजे, जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी, और झारखंड के। हमने क्यों ये दोनों अलग अलग राज्य चुने हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि कांग्रेस और बीजेपी हरियाणा में आमने सामने थे, पर झारखंड में चुनाव ज्यादातर हेमंत सोरेन कंट्रोल कर रहे थे और उन्हीं के नाम पर लड़ा भी गया था। जो सीटें कांग्रेस लड़ रही थी वहां पर भी हेमंत सोरेन ने ज्यादा कैंपेन किया। तो हरियाणा के नतीजे आप देख लीजिए। हरियाणा चुनाव में 79 सीटें थी जहां पर दोनों का सीधी टक्कर थी, 89 सीटें थी जहां पर दोनों की सीधी टक्कर थी। इनमें से कांग्रेस 48 जीती है, मेरे ख्याल से उल्टा लिखा हुआ है, 37 जीती थी कांग्रेस और 48 जीती थी बीजेपी। और झारखंड चुनाव में 24 ऐसी सीटें थी जहां पर सीधी टक्कर थी दोनों पार्टी की। कांग्रेस ज्यादा सीटें जीती वहां पर क्योंकि हेमंत सोरेन फैक्टर था। तो ये बात भी सच है कि ज्यादातर, हर्षवर्धन जी, जो रीजनल प्लेयर्स हैं, जिनको रीजनल शतरप कहते हैं, उन्होंने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी का सामना हुआ है डीएमके से, तृणमूल कांग्रेस से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, समाजवादी पार्टी से, वहीं बीजेपी कंटेन हो पाई है, कांग्रेस कंटेन नहीं कर पाई है। देखिए, मुझे लगता है पंजा जी थोड़ा सा ये एकांगी हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी की ज्यादा सीटें हैं या कांग्रेस की ज्यादा सीटें हैं? अगर हम कह रहे हैं तो जरा हम पिछला चुनाव याद कर लें तो बहुजन समाज पार्टी को 10 लोकसभा सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में, ये तो 5 ही रह गई थी समाजवादी पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी तो उस वक्त भी बड़ी ताकतवर थी। तो हम ये क्यों मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के बिना समाजवादी पार्टी ये सीटें जीत पाती? और क्या कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया है? हराकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है ना, उसे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ी। हेमंत सोरेन को तो जरूरत पड़ती रही है। तो मुझे लगता है कि एकदम से ये, अब कई बार होता क्या है ना, ये भारतीय जनता पार्टी ने एस्टेब्लिश कर दिया है और कांग्रेस का आत्मबल इतना कमजोर हो गया है कि उसका वो जवाब तक नहीं दे पाती। सच बात तो ये है कि जो भी रीजनल पार्टीज हैं वो किससे बढ़ी हुई हैं? वो कांग्रेस का हिस्सा खाकर बनी हुई, उसी से बढ़ी हुई है। मुझे लगता है, और मैं इस आइडिया को तो बिल्कुल ओन ही नहीं कर सकता कि कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी धुरी होगी विपक्ष की और वो आगे बढ़ जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। ऐसे ही अगर बिना भाजपा के कोई दूसरा कहे कि हम लीडरशिप करेंगे, ये रीजनल पार्टीज है क्या? ये रीजनल पार्टीज इन्हीं में से छिटक कर निकली हुई पार्टी, इनका कोई बहुत आधार नहीं है, कोई परिवार है, कोई एक गांधी परिवार यहां भी है और शायद वो मजबूती कमजोरी दोनों है। तो मुझे लगता है ये कह देना उचित नहीं होगा। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो क्या महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इसी ही तो रह गई, एकनाथ शिंदे निकल के 57 पर है, शरद पवार 10 सीटों पर रह गए, अजीत पवार तो 41 सीटों पर है, तो कांग्रेस भी रह गई 16 सीटों पर। तो मुझे लगता है कि इस तरह से भी देखा जाना चाहिए और 3 राज्यों में अपने बूते सत्ता में। लेकिन राहुल गांधी की मुश्किल है। राजेश जोशी जी कह रहे हैं कि सब उनके ऊपर इसलिए निशाना लगा रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर क्योंकि उनको डर लगता है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी हमेशा नेता बने रहे। आप समझिए इसको, इंटरवल पॉलिटिशियन। एक मिनट में बस राजेश जी आप कहिएगा, एक बस पूरा कर लूं मैं। इंटरवल पॉलिटिशियन के तौर पर राहुल गांधी ने 15 साल गुजार दिए, 15 साल क्या बल्कि 20 साल हो गए इंटरवल पॉलिटिशियन के तौर पे। अभी 2019 का चुनाव देश को याद करना चाहिए, जब जरूरत थी कि पार्टी के साथ खड़े रहते तो वो अध्यक्ष का पद छोड़ा और गायब हो गए। 1.5 साल तक कांग्रेस की किसी पार्टी की किसी डिपार्टमेंट की मीटिंग नहीं हुई। ये मैं जो बता रहा हूं फैक्ट है। तो इसलिए यह समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी की समस्या है। अब भैया 20 साल, 30 साल, 40 साल अगर ऐसे कोई नेता बन सकता है तो कांग्रेस अफोर्ड कर सकती है, तो अफोर्ड करे। बस एक बात और कह दूं कि वरुण भाई बार बार
कह रहे हैं उनको बादल देवनाथ जी को कि आप क्यों कांग्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस भैया किसी पार्टी का नाम नहीं है। कांग्रेस का मतलब ही होता है जमावड़ा, साथ आना, जुड़ना, सम्मेलन करना। ये कांग्रेस किसी की बपौती नहीं है भाई, थोड़ा सा इसको दुरुस्त कीजिए। ठीक है, राजेश जी रिस्पॉन्ड करें, फिर शिवम त्यागी के लिए एक सवाल है। शिवम त्यागी के लिए एक सवाल है, पहले विचार है, राहुल गांधी ने कहा। एक सेकंड, राजेश जी रिस्पॉन्ड करें, फिर शिवम त्यागी। हाँ, नहीं रिस्पॉन्ड, ये तो कोई सीधा मेरे ऊपर कोई आरोप तो हर्षवर्धन त्रिपाठी लगा नहीं रहे हैं, तो उनका अपना एनालिसिस है राहुल गांधी के बारे में, मेरा अपना एनालिसिस है। मुझे लगता नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, आरोप कहाँ? मुझे लगता है कि रुकिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दुश्मन को पहचानने में गलती नहीं करती है। वो चाहती जरूर है कि राहुल गांधी वहां रहें, लेकिन जिस स्थिति में उनको उस तरह जिस तरह से उनकी इमेज का पप्पू बना करके, उनको मानसिक तौर पर कच्चा बता करके, 50 की उम्र में मानसिक विकसित रूप से नहीं हुए हैं ये बता करके जिस तरह से हमला उन पर किया गया है, उसी रूप में रखना चाहती है वो। अगर वो राहुल गांधी जो पद यात्रा करके यहाँ से कश्मीर पहुंचे तक दक्षिण से और अक्रॉस द कंट्री, उस वाले राहुल गांधी को नहीं चाहती है। ठीक है, आप भी पहचानते हैं शिवम त्यागी कि असली चैलेंज तो राहुल गांधी से ही है, इसीलिए टीएमसी के कंधे पे बंदूक रख के, हाँ, टीएमसी के कंधे पे बंदूक रख करके आप उन पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, मैंने सुना है कि राजेश जी जो है राहुल गांधी जी के बड़े करीबी हैं। मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना मैंने सुना है। आपने सुना है, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, आप कह रहे हैं मतलब मैंने क्या सुना है ये भी आप तय करेंगे, तो मैं क्या तय करूंगा? प्लीज बोलने दीजिए ना। नहीं, आप टेलीविजन पे बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छे से आनंद में माहौल में डिबेट चल रही है, ये देखिए आप गलत बात कर रहे हैं। अरे रुक जाइए, राहुल गांधी का मित्र होना गुनाह है क्या इसमें? एलिगेशन की तरह क्यों बोल रहे हैं? अरे मैंने बताइए, मैं अच्छा मुझे टोन बताइए, मैं कैसा टोन इस्तेमाल करूं कि आप उसका एलिगेशन नहीं मानेंगे? खारिज करता हूं। नाराज क्यों हो गए भाई? वो कह रहे हैं वो नहीं नरेंद्र मोदी और नहीं होंगे, लेकिन मेरा हो सकता है भाई, ऐसा थोड़ी है कि सूत्र हमेशा 100% सही हो, 7% तो न्यूज चैनल के नहीं होते, तो मेरे गलत हो सकता है। लेकिन सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूं उस पर आइए ना, लड़ना नहीं है। मैंने आप इस तरह से टेलीविजन पे तो आप व्यक्तिगत खींचाकशी में नहीं करता हूं। ठीक है, वो निष्पक्ष है, ऐसा मत बोल रहा हूं आपको। हर्षवर्धन जी, नरेंद्र मोदी का करीबी बताने की जरूरत नहीं है। राजेश जी वहां करेक्ट कर दिया है। हर्षवर्धन जी, आप देख रहे हैं एक नेता, एक राष्ट्रीय नेता, मैं राहुल गांधी के नाराज होगा, आप इनको रोकिए तो सही। मोदी के करीब हूँ, आप कुछ भी बोलेंगे मैं चैलेंज नहीं करूंगा आपको। मेरी पत्रकारिता में सवाल मैं कुछ कहना चाहता हूँ, रुकिए तो सही। हर्षवर्धन जी, मैं यही कह रहा था, आप पॉलिटिशियन से मजा नहीं किए, पत्रकारों से नहीं। देखिए, किसी पत्रकार पे टिप्पणी मत कीजिए, आप मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब पत्रकार और नेता मित्र नहीं हो सकते क्या? नाराजगी है, लेकिन अभी इसके पीछे कोई और पॉइंट है, सुन तो लीजिए। नहीं, राजेश जी, मेरा कहने का, मैं राहुल गांधी का करीबी हूँ। मेरा कहने का स्टेटमेंट वापस ले लीजिए ना। मैं तो अभी और बोलने वाला हूँ, आप कह रहे हैं वापस ले लीजिए। नाराज है, वो कह रहे हैं मेरा काम है नाराज करना। थैंक यू। टीवी चैनल है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप पत्रकारिता में छीटा करके मत कीजिए। वापस लीजिए। देखिए, मैं और कहना चाहता हूँ, नहीं वापस नहीं, मैं और कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज कहता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुन तो लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आप ये समझ ही नहीं रहे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, आप ये नाराज हो गए। सच में यही तो बताना चाह रहा था आपको। हर तरह के मैं कांग्रेस से भी तो लीजिए भाई, ममता बनर्जी को भी नाराज नहीं होना है। सुनिए जरा प्लीज, अभी बहुत देर में यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है राजेश जी, कोई किसी को सर्टिफिकेट ना दे सकता है ना दे रहा है। ये बात साफ हो गई। नहीं, कोई दे ही नहीं सकता राजेश जी। 4 दिन पत्रकारिता, नाराज नहीं होना है, आपकी पत्रकारिता बहुत शानदार है। मजाक करेंगे, प्लीज आप मुझे बोलने तो दीजिए, मैं उनको बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं यही आपको साफ नहीं। ठीक है राजेश जी, 30 सेकंड दीजिए उनको क्लैरिफाई करने के लिए, 30 सेकंड दीजिए और सिर्फ मुद्दों पे बात हो। पत्रकारिता की है। पद्मजा जी, हर्षवर्धन जी और बाकी सबों को मैं यही कहना चाहता हूं कि देश के एक राष्ट्रीय नेता की राष्ट्रीय चैनल पर एक पत्रकार दोस्ती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उसको देश और जनता क्या एक्सेप्ट नाराज क्यों हो रहे हैं? जान पहचान है तो बुराई क्या है उसमें? अरे मुझे मतलब वो राहुल गांधी को एक अकेले आदमी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, 140 करोड़ कैसे एक्सेप्ट करेंगे? यही मेरा पॉइंट है। इतना नाराज हो गए, अरे कमाल है। मोदी जी को कौन कर रहा है एक्सेप्ट? एक सेकंड ना, पद्मजा जी, कहां पड़ गए? नहीं, मैंने उनकी पत्रकारिता पर सवाल उठाया ही नहीं है। कोई अच्छा, आप मुझे नहीं जानती है क्या? बताइए। कोई पत्रकार ये नहीं कहेगा कि ये फलां नेता के दोस्त हैं, हम मिलते हैं। मतलब मित्रता मतलब बात करना, नाराज मैंने मित्रता कही भी नहीं थी। वैसे मैंने मित्रता नहीं कही, नहीं है कोई करीबी। हो सकता है। चलिए वापस मुद्दे पे आते हैं, मुझे बोलने तो दीजिए, वो इतना नाराज राजेश जी, ये सेटल हो गया है, कोई यहाँ पे किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, हम वापस प्लीज। अब मैं क्यों सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं करेगा।
मेरी जर्नलिज्म का अगर कोई छीका कसी करेगा नहीं कर सकता मैं है उसको सर। नहीं माफ करूंगा। नहीं कर सकता है राजेश जी, और ना Thank कोई you. कर अब मैं सकता आगे आ है। जाऊं। Thank you. राहुल ना गांधी कोई का यहाँ दोस्त पे बता रहे हैं भगवान, मुझे। कहेंगे नरेंद्र किसी मोदी को का दोस्त authority है है, वहाँ पे। आरएसएस का दोस्त है। चलिए। अच्छा ठीक है, ऐसे कर देता हूं, मैं राहुल गांधी जी का करीब भी हूं। हैप्पी आप हैं, आप जानिए, आपका काम जाने, आपकी पार्टी जाने। बोलने दीजिए ना, मैं लेकिन किसी पार्टी का नहीं हूं। आप बोलने तो दीजिए, क्या हो गया? ऐसा क्या बोल दिया जो इतने नाराज हो गए? खैर मैं पॉइंट पर आता हूं। ऐसा बहुत बोल दिया, मेरी पत्रकारिता बच्चे छीका कसी करेगा, कितना ही बड़ा हो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। पत्रकारिता बहुत अब बोलिए, शानदार है, पत्रकार आप बोलिए, आप नहीं अवार्ड है, आप नहीं बहुत जानते ही मेरी अच्छे आदमी पत्रकारिता हैं, को, आप मेरी निष्पक्ष है, पत्रकारिता आप को नहीं बिल्कुल जानते। भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते सुनिए, हैं, आप आप हमेशा मेरी बहुत अच्छा बोलते हैं। पत्रकारिता को नहीं जानते हैं। बोल दीजिए। पहले जानिए मेरी पत्रकारिता। चलिए, ये मैंने सेटल हो कहाँ गया की राजेश जर्नलिज्म जी, सीखा है। उन्होंने वापस बजाज ले जी, लिया नाराज है। एक नहीं सेकंड होना है। प्लीज, मुझे अब अब वापस ले लिया मुद्दे पे। हाँ, मैं पॉइंट पर ही आना चाहता हूँ। थैंक यू। राहुल गांधी मैं असली टीवी पे नहीं challenger आता हूं मैं अब कि ये राहुल बकवास गांधी, कैन सुनने वी को मिले। प्लीज हैव वन एट अ वही टाइम? नहीं रुक रहे हैं। थैंक यू। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, राहुल गांधी असली चैलेंजर भाजपा के लिए या फिर एनडीए के लिए तो बाद में होंगे। पहले उनके अपने लोग उनको एक्सेप्ट कर लें, पहले उनके दोस्त उनको दोस्त मान लें, पहले उनके गठबंधन के साथी उनको गठबंधन में एक बड़ा नेता मान लें, पहले बाकी के जो उनके अलाइज है वो मान लें कि वो एक कॉम्पिटेंट नेता हैं, पहले वो मान लें कि उनमें अभी बादल देवनाथ जी कह रहे थे कि कुछ तो कमजोरी है राहुल गांधी में, कोई ना कोई दिक्कत तो है, कोई ना कोई वजह तो है, कहीं ना कहीं तो इमेच्योरिटी है, इस वजह से शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब आपके साथी ही आपको ऐसा नहीं मानते तो देश की जनता नहीं मानेगी। अभी उनको कोई चैलेंजर नहीं पर मान सर, रहा। टैली तो नवासी बड़ी है चुनाव ना। हारने के बाद भी अगर कोई अपने आप को जबरदस्ती चैलेंजर बनाया जाए या फिर उनके आसपास की मंडली उनको चैलेंजर बनाया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पर वो तो कह रहे हैं भाई, एक वक्त पे आप भी 2 सीटों पे ही थे ना। हाँ, बिल्कुल 2 से 303 का सफर आपने भी तय 2 से किया। 300 वो भी 52 से आए हैं 99 पे, क्या पता एक दिन 199 2 से पहुंचे। 303 के समय में कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए, कितने चेहरे बदल गए, कितने लोग बदल गए, कितना संगठन बदल गया, कितने लोगों ने आए। उनके भी तो बदल गए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं। अरे कितने खड़गे जी हैं बताइए ना। खड़गे जी ने अभी कह दिया था पिछले दिनों, मुझको बनाने वाली सोनिया गांधी हैं, ना जयराम रमेश हैं, ना कोई और है। उन्होंने खुद बोला ये ऑन रिकॉर्ड। अब ऐसा कोई बोल रहा है तो उनका रिमोट कंट्रोल कहां चल रहा है वो खुद ही बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं फिर भी वही कहना चाहता हूं, अगर वाकई बदलाव कोई करना चाहता है तो मैं मानता हूं ट्रांजिशंस की आवश्यकता होती है। लोग जीरो से ही शुरू करके आगे जाते हैं, लेकिन उनकी नीति नियति कुछ भी ऐसी नहीं है कि वो बदलकर कुछ बेहतर कर सके, क्योंकि वो सत्ता छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, वो कुर्सी छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, वो कंट्रोल छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री भी खुद ही बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ मैं ही करूं। जनता ऐसा नहीं मानती। वरुण पुरोहित, देखिए इतनी चिंता है भारतीय जनता पार्टी और शिवम त्यागी को, वो चाहते हैं कि कुछ ट्रांजिशन हो जाए। और देखिए उन्होंने एक 3 पॉइंट एजेंडा भी आपको दे दिया है। वरुण जी बन जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष, कितना अच्छा कांग्रेस होगा। को, अरे भाई उनकी पार्टी, वो जिसको बनाए अध्यक्ष बनाए। अभी तो आप कह रहे थे चिंता है, तो चिंता में मैं इनपुट्स तो दे ही सकता हूं। चलिए देखिए कितने चिंतित हैं वो, आपको उन्होंने 3 सूत्रीय एजेंडा भी बता दिया है कांग्रेस के रिवाइवल के लिए। पद्मजा जी, मैंने इसीलिए इमेच्योरिटी वर्ड का यूज़ किया था कि किसी भी राजेश जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार हो, हर्षवर्धन जी त्रिपाठी हो, वो अगर मेरी सहमति, वो मेरे मत की बात नहीं कह रहे तो क्या उनमें टिप्पणियां करने लग जाऊँ। ये सूझबूझ की आवश्यकता होती है राजनीति में। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की चिंता है, सर यही कहीं वो अहंकार तो नहीं है जो टीएमसी जिसका जिक्र कर रही है। अभी किसी का व्यक्तिगत मत नहीं है, हम तो आंकड़े बता रहे हैं ना। चुनाव तो हारे हैं, बीजेपी के साथ सीधी टक्कर में प्रदर्शन अच्छा नहीं है, वो तो आंकड़े दिखा रहे हैं। वही तो कहा कि मैंने कब का प्रदर्शन अच्छा है, मैंने कहा हमने मान लिया। हम घमंड तो जब आप अहंकार जब बोलते हैं कि कहते नहीं हम तो हम ही हैं, हम पूरे देश में, तो चर्चा तो कांग्रेस पार्टी करते हो, गांधी परिवार की करते हो, फिर कहते हो अहंकार, तो शहीद हो जाओ कोई परिवार। अब इन्होंने कहा, वो सोनिया जी ने बनाया, खड़गे जी ने कहा, तो सारे नरेंद्र मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? वो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का तो कोई नहीं लेता कि नड्डा जी ने बनाया। सब कहते हैं मोदी जी की कृपा से सीएम हो गए, फडणवीस भी मोदी जी के, सारे नाम मोदी जी कर रहे हो। ये सब बातें बेकार की है, इसीलिए मैच्योरिटी की बात शब्द का प्रयोग किया था मैंने। राजनीति में बहुत सूझबूझ और गहराई की आवश्यकता होती है। आप बार बार गांधी परिवार को इसलिए कोस रहे हो कि जब तक गांधी परिवार है, आप देश के अंदर संवैधानिक मूल्यों को, संवैधानिक ढांचे को नष्ट नहीं कर पा रहे हो। अभी राजेश जी ने भी कहा, त्रिपाठी जी ने भी कहा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने कितनी शानदार की। आप तो आते ही नहीं हो बाहर निकल के, चुनाव परिणाम पे आप उसको बार बार ले जा रहे हो, तो क्या सत्ता ही सब कुछ है क्या देश के अंदर? तो अगर राहुल गांधी फेल हो रहे हैं तो वही से खुद मान रहे हैं। अटल जी, अडवाणी जी, पूर्व जितने इनके अध्यक्ष है, जितने नेता थे, कैसे कर रहे हैं बताइए मुझे, समझाइए कि यात्रा से संवैधानिक ढांचा कैसे खड़ा होता है? वो कह रहे हैं कि नहीं, वो आपके सारे फेल थे क्या पहले के नेता? नहीं, अडवाणी जी, अटल जी फेल थे क्या पहले? चुनाव नहीं जीत रहे थे? कोई कमाल बात हो गई, एनजीओ खोला हुआ है क्या कांग्रेस ने? कोई अरे भाई फेल हो गए क्या आपके नेता? सब पुराने नेता जानता नहीं है क्या? पुराने नेता फेल थे क्या बीजेपी के? चुनाव के लिए नहीं, जीत जाओ तो भारत जोड़ो यात्रा को पूरा समर्थन, हार जाओ तो कहते नहीं, अडवाणी जी और अटल जी फेल थे क्या?
अरे कोई अडवाणी जी नहीं फेल था, थे मैं क्या? फिर से कह रहा हूं, अब नहीं मान रहे हो? अटल जी अडवाणी जी फेल थे क्या? से होकर 300 तक कोई जाती बात, है तो मतलब उसमें सीटें कितने जिसकी नहीं नेता, आ रही है कितनी तो वो मेहनत और फेल्योर कितना है। परिश्रम लगता है। भारतीय जनता कांग्रेस से पार्टी की समझने तो सीटें नहीं आ बेहतर रही है। थी तो वो नेता सब फेल्योर थे। कोई खाली फेलियर नहीं था, मोदी जी वो तो सक्सेसफुल प्रधानमंत्री है। रहे, उप प्रधानमंत्री क्या रहे, बातें कैसे करते फेलियर हो सकते हैं? इसलिए कहाँ राहुल मैच्योरिटी गांधी से चाहिए। बराबरी कर रहे हैं, वो सांसद हैं अभी से। राजनीति में गहराई इसीलिए नवासी चुनाव चाहिए, हारने वाले व्यक्ति से अटल जी राजनीति में गहराई इसीलिए चाहिए शिवम त्यागी नवासी जी। इतनी गहराई आ गई है कांग्रेस में कि खड्डे में ही डाल दिया पूरी पार्टी को। गहराई बताते रहना गहराई पूरे चाहिए देश। होती है, मैच्योरिटी चाहिए होती है। बस नहीं चाहिए। अभी राजेश जी पे अगर टिप्पणी, कभी नवासी हर्षवर्धन चुनाव जी पे हारना टिप्पणी, मैच्योरिटी कभी है तो राहुल गांधी पे भगवान हमारी टिप्पणी। पार्टी को कभी ना खुद दे। की बात तो करते हमारे नहीं। किसी नेता को अरे भाई, नवासी क्यों चुनाव लेते हो हारने वाली कांग्रेस? मैच्योरिटी नहीं चाहिए, वो आप कांग्रेस के रखिए। आदमी लेके सरकार। ये देखिए फिर नाराज अटल अरे भाई, तो बिहारी कांग्रेस के वाजपेयी नेता तो आप जी ले और रहे हो। अडवाणी जी मोदी जी के की, राहुल 240 में गांधी कितने से कोई कांग्रेस बराबरी बैकग्राउंड के नहीं नेता है। हैं? अरे वो नवासी कितने चुनाव हारे कांग्रेसी हुए हैं व्यक्ति आपके हैं, पास? जिनको कोई पूछ नहीं अगर रहा, मोदी देश जी में मान इतना नहीं दम रहा, होता है तो खुद के अलायंस बूते पे मान जिता नहीं लेते रहे, हैं आप। साथी नेता मान नहीं रहे। अरे मोदी जी में दम जबरदस्ती होता है उनको तो खुद नेता के बनाने जिता में लेते लगे। ना आप आदमी। कांग्रेस के ले लेके सरकारें बनाते हो, कांग्रेस के आदमी लेके सरकारें बनाते हो। उसमें दम नहीं है मोदी जी में। जिता ले आपके कार्यकर्ताओं को वोट दे। जिता रहे हैं ना। कांग्रेस के आदमी ले लेके सरकारें बनाते हो। आपके जो नेता है वो वहां भी इनकॉम्पिटेंट है, वो खुद में अपने दम लोगों को नहीं भी है। साथ नहीं रख सकते। यही तो मजबूरी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिताओ। हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता अभी बने ना मुख्यमंत्री, देखा नहीं जिताते क्यों नहीं है मोदी जी? अभी बने मुख्यमंत्री, देखा नहीं गया? आपके आधे प्रवक्ता बीजेपी के कांग्रेसी हैं। कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी देख नहीं रहे क्या? प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। देखिए वरुण जी, आपके पास आदमी नहीं है, समान ही नहीं हमारे पास है। वरुण जी, मोदी जी में समान हो, ताकत वही हो। 140 करोड़ आपके पास है, वही 140 हमारे पास है, लेकिन हमारे पास सारे साथ में, आपके विरोध में है। वरुण जी आज ना अरे तो क्यों कांग्रेस को के जो भी आदमी ले रहे डिफेंड हो? कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता आपके एकदम संगठन अभिमन्यु सबसे जैसी बड़ा है उनकी ना। हालत हो गई है। यहाँ पर आप शिवम त्यागी का मुकाबला कर रहे हैं, उधर बादल देवनाथ ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, शिवम त्यागी से भी ज्यादा। वो कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आपको, बादल देवनाथ। मैडम और हर्षवर्धन जी को हर दिन मैं टोकता था, अभी भी, लेकिन हर्षवर्धन जी को मुझे सैल्यूट और एक शब्द कह दिया, नरेंद्र मोदी और बीजेपी चाहते हैं राहुल गांधी विपक्ष नेता बन रहे। बहुत ही अच्छा बात बोल दिया हर्षवर्धन जी ने। लेकिन ये पॉलिटिक्स है मैडम। अब बताइए मैं कैसे गलत? जगह नहीं है ये। आज भी लोग, मैं क्या बोला, आज भी लोग चाहते हैं, मैं जो बोल रहा हूं सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी जैसा लीडर, उसका विपक्ष सोनिया गांधी को अच्छा लगता है, ममता दीदी को अच्छा लगता है। आज भी लोग सोनिया गांधी का बात सुनना चाहते हैं, ममता दीदी का बात सुनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और नरेंद्र मोदी जैसे बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जगह में अमित शाह को दे दीजिएगा तो पता तो क्या होगा देश में, आप सब जानते हैं। लेकिन जो खड़गे जी अध्यक्ष है कांग्रेस का, आप बता लीजिए, इतना उम्र है लेकिन उनका एक शब्द पूरे देश के अंदर नहीं जाते थे, एक शब्द नहीं जाते। इसलिए मैं कह रहा हूं, कहां है लीडर? ममता दीदी ने इंडिया गठबंधन बना दिया, बना के बाद उन्होंने बोल दिया मेरा काम है सबको एकजुट करना, भाजपा के खिलाफ लड़ो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, भाजपा आरएसएस के खिलाफ लड़ाई करो, इनके मुद्दे के खिलाफ लड़ाई करो। लेकिन इन लोग आज तक कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे प्रियंका गांधी का बात कुछ लोग सुनता है, लेकिन राहुल गांधी का बात सुनिए आप। इन मेच्योर शब्दों बादल जी जो आप बोल दिया ना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ अनुभव कम है, तो अनुभवी लीडर चाहिए। मैंने इसलिए कहा, जब सचिन तेंदुलकर ओपनिंग बैट्समैन कर रहे हैं, उनका रहना में सौरव गांगुली का अच्छा लगता है, मैंने कोई तुलना नहीं किया। अच्छा बादल जी, मतलब प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ ऐसा लीडर चुनो जिसका बात पूरा देश सुनेगा, सुनना चाहते हैं। तो लीडर नहीं है आपके पास। आप ना अखिलेश के साथ है, ना आप अरविंद केजरीवाल के साथ है, ना महाराष्ट्र में कांग्रेस के कोई लीडर। ये तो टीएमसी बोल रही है, तो आप किसी के साथ नहीं। राजेश जी क्या कहेंगे आप, जब खुद आपके गठबंधन के साथी कह रहे हैं कि आपकी लीडरशिप पे हमें ट्रस्ट नहीं है, और ये बार बार कह रहे हैं, अब इससे आगे बढ़ के और क्या ही कोई बोल सकता है? नहीं, बिल्कुल ये बात साफ है कि राहुल गांधी ने पिछले जितने भी सालों से वो राजनीति में हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। वो जगह उनकी ऑल इंडिया वाली नहीं बन पाई है, जो सोनिया गांधी का जिस तरह का मेयार था, या मनमोहन सिंह का जिस तरह का मेयार था, या उससे पहले इंदिरा गांधी वगैरह। लेकिन तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसके अंदर जो एक्सेप्टेंस जो कहते हैं, अनुभवी एक्सेप्टेंस, वो नहीं है। क्या नहीं है? एक्सेप्टेंस नहीं, वो एक्सेप्टेंस की बात नहीं है। उन्होंने काम कर रहे हैं, जो उन्होंने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस को नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन संभाल नहीं पाए। हरियाणा में नहीं संभाल पाए, महाराष्ट्र में नहीं संभाल पाए। अब डूब से जहाज से कूद रहे हैं लोग, वो कूदना है, माफ कीजिए,
दूध तो जहां तक कूद रहे और फिर वो तो हो गई। वर्क इन सवाल तो प्रोग्रेस है उठते ही। बादल जी, वर्क इन प्रोग्रेस है, पेशेंस। नेक्स्ट 30 years बादल देवनाथ, वर्क इन प्रोग्रेस है। आप देखिए ना कितना प्रोग्रेस अभी तक हुई है। नहीं, कांग्रेस जब मैं एक ही लाइन कहना चाहूँ, कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ, लेकिन मैं सर 45 मिनट से आपने क्या कुछ नहीं बोला, अब तो थोड़ा देर हो गई। आपने क्या कुछ नहीं बोला, सब सुना दिया आपने। 45 मिनट बाद कह रहे हम यहाँ खिलाफ बोलने के लिए नहीं बैठे। मैं बार बार एक लाइन कहना, सोनिया गांधी जी का नाम ले रहा हूँ बार बार। इसका एक्सेप्ट क्यों, राजनीति में एक्सेप्ट एक शब्द है, व्हाट है मैडम? आप जहां पर एक्सेप्टेंस, बार बार आप घूम फिर के एक्सेप्टेंस पे आ जा रहे हैं। पर मैं एक और जरूरी चीज है जिस पे मैं टच करना चाहती हूँ हर्षवर्धन जी, क्योंकि सारा फोकस शायद अनफेयर होगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस पे ही डालें। आज कुछ और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि अवधेश जी को है, अवधेश पासी जो हैं उनकी सीटिंग चेंज कर दी गई, अखिलेश जी उससे खफा हैं। दूसरी बहुत बड़ी चीज जो हुई, एक पार्टी जिसके सिर्फ 2 विधायक हैं महाराष्ट्र में, आज उन्होंने इंडिया से अपना नाता तोड़ लिया। क्यों? वो मिलिंद नार्वेकर की ट्वीट दिखाई है। कल 6 दिसंबर को उन्होंने कहा कि भाई बाला साहेब ठाकरे सबसे ज्यादा खुश थे, वो उन लोगों पर गर्व करते थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी। आज समाजवादी पार्टी उस गठबंधन से निकल आई। एक जो है आइडियोलॉजिकल समरसता, क्या वो मिसिंग है इस गठबंधन के अंदर, जिसकी वजह से उसका अस्तित्व हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने, हर चुनाव के बाद खतरे में आ जाता है? हर्षवर्धन जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसको अगर हम ध्यान दें तो जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी थी तो ये कहा गया था दोनों 2 ध्रुव हैं, और उस वक्त मैंने कहा था कि अगर ये गठजोड़ चल जाए तो देश के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ पाएं, समझा पाएं। हालांकि ये मुश्किल है और वही हुआ, नहीं चल पाया। उद्धव ठाकरे और राहुल सोनिया एक साथ मिले, ये असंभव सी चीज थी। जब आप निजी खुन्नस को राजनीति में कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं तो उद्धव ठाकरे बन जाते हैं। और ये मैं इसको बहुत, जिसको कहें कि ठीक से समझाने के लिए बता रहा हूं। अब उद्धव ठाकरे बाला साहब के पुत्र हैं, वो आए यहां और जो चिट्ठी लिखी गई थी उसको बार बार ध्यान में रखना चाहिए। राजनीति में कुछ चीजें बड़े महत्व की होती हैं। जब एक सेकंड टोकूंगी, जरा अबू आजमी का भी ट्वीट दिखा दीजिए। एक सेकंड टोकूंगी। हाँ बोलिए हर्षवर्धन जी। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे ना, तो उसमें एक लाइन जोड़ी गई बाद में कि सेकुलर वैल्यूज पर हमारी ये सरकार टिकी रहेगी। जिस दिन ये सेकुलर वैल्यूज घुसाया, वैसे तो सेकुलर शब्द बड़ा अच्छा है, वेस्टर्न कल्चर से आया है, हमारे यहां तो कोई है नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो सबका सम्मान, सबको साथ लेके चलना, सबका जो भी वो करना चाहे वो करे, कभी कोई किसी को रोका नहीं गया। जब पूरी तरह से हिंदू थे तब भी कोई आता था तो उसको रोका नहीं गया। लेकिन जब ये सेकुलर आप डालते हैं तो उस फ्रॉड सेकुलरिज्म की तरफ जाते हैं जो अपीजमेंट की तरफ जाता है। वो हमने देखा भी लोकसभा के चुनाव में कई सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को मुस्लिमों ने वोट किया, जमकर किया, और अच्छा है, अगर किसी के साथ जा रहे हैं तो उनको वोट करना चाहिए। लेकिन जब इस वाले चुनाव में जो जिसको कहते हैं ना कि सीधे ब्लैक एंड व्हाइट में चुनाव हुआ, उस ब्लैक एंड व्हाइट वाले चुनाव में साफ साफ जहां जिसको लाइन लेनी थी ली, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होना था शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को, जो न तो शिवसेना रह गए न कांग्रेस बन गए। ये असली संकट है। और देखिए, जहां तक इंडिया ब्लॉक की बात है तो मैं कहता हूं अंग्रेजी में इंडिया ब्लॉक ही बोला कीजिए। दरअसल ये गठजोड़ ब्लॉक है, या इंडिया को ब्लॉक करने की कोशिश करता रहता है, उसी तरह से इसको बोलना चाहिए। शिवम त्यागी कई बार कहते हैं कि लक भी रहे, बहुत जरूरी चीज होती है। आप लकी हैं कि अभी अपना ये सामंजस्य बैठा नहीं पाए हैं जो विपक्ष का जो गठबंधन है। हाँ, तो अगले 40 साल तक लकी रहने वाले हैं हम। जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल हर किसी को लगता है। वो एक बहुत मशहूर शेर है जो आए दिन YouTube पे बहुत फेमस हो जाता है कि वो जो तख्ता नशीन है उन्हें गुरूर था अपने होने का वगैरह। काश तुम इतने बेवफा ना होते तो जनता से कभी जुदा ना होते। अगर ये जनता के साथ प्रॉमिसेस फुलफिल करते, आइडियोलॉजी के साथ बंधे रहते, अपनी चीजों के साथ बंधे रहते, तो जनता इनको कभी भेजती नहीं। उद्धव जी अगर बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चलते रहते, छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्र छाया में चलते रहते, संभाजी महाराज की छत्र छाया में चलते रहते, जिस स्टैंड पर थे उस स्टैंड पर चलते रहते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बेवफाई ना करते तो आज ये जुदाई होनी नहीं थी। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछ लेती हूँ। आप बार बार राहुल गांधी को कहते हैं कि वो फेल हो गए हैं क्योंकि वो हरियाणा हार गए या महाराष्ट्र हार गए। आप भी तो झारखंड हारे
हारे, आप भी तो जम्मू कश्मीर हारे। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता थोड़ी ना हूं कि आपके इस जवाब पर तुरंत बोलूंगा नहीं नहीं ईवीएम खराब था, वहां तो पर्ची नहीं मिली, 99% बैटरी चार्ज लीडरशिप फेल हो गई, आपकी लीडरशिप रिजाइन कर नहीं, मैं कह रहा हूं ससम्मान जनता ने जो वर्डिक्ट, आप बंगाल भी हारे, जनता ने जो वर्डिक्ट दिया हम सर झुकाकर सह से स्वीकार करते हैं और मानते हैं हार हुई, अगली बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जीत कराएंगे। लेकिन इतना तय है कि जो जनता का मूड पूरे देश में है वो जनता ने देख लिया, तय कर लिया, एक लीडर 89 पर पहुंच चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सचिन तेंदुलकर की तरह 90 से 100 के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, 11-12 चुनाव और जल्दी ही हारेंगे। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि ये टेस्ट मैच जैसा है, विपक्षी गठबंधन चाहेगा कि ये 2020 अभी उनका खराब वक्त चल रहा है, अगले मैच में आपको पछाड़ दे। अड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।